प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी पेशकश चर्चा में, जिसके तहत कोशिश करते हैं उन विषय पर बात करने की जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और दिनों दिन के घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। तो आज का हमारा विषय है बड़ी रार, अपने अपने विशेषाधिकार। आज का दिन भी भारतीय लोकतंत्र के लिए कई सवाल छोड़ गया। एक तरफ संसद का मानसून सत्र है, लेकिन दूसरी ओर सदन की कार्रवाई लगातार ठप हो रही है। सत्ता पक्ष ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया, तो विपक्ष ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव ला दिया। आरोप है, प्रत्यारोप है, राजनीतिक तलखी है, लेकिन सवाल है कि क्या इस सब के बीच संसद अपना मूल दायित्व निभा पा रही है? दूसरी तरफ संसद के बाहर आज एक ऐसी आवाज भी सुनाई दी जिस पर अब तक अपेक्षाकृत कम चर्चा हुई। चर्चा इस बात पर हो रही थी कि जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस के द्वारा उनके प्रति बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। लेकिन आज एक पत्रकार वार्ता हुई जिसमें कुछ परिवार सामने आए और वो परिजनों ने बताया कि हम वो लोग हैं जिनके परिवार के जुड़े हुए लोग प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण में लाने के दौरान अपनी ड्यूटी निभाते हुए घायल हो गए, अर्थात घायल पुलिस वालों के परिजन। उनका कहना था कि लोकतंत्र में केवल एक पक्ष की ही पीड़ा क्यों दिखाई जा रही है? जिन पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी निभाते हुए चोटें खाई, क्या उनके परिवारों का दर्द कम है? क्या न्याय और संवेदना सबके लिए समान नहीं होनी चाहिए? तो एक तरफ पुलिस के परिजन अब सामने आ गए हैं जो ये बता रहे हैं, कहां बात कर रहे हो प्रदर्शनकारी बच्चों के संदर्भ में या आंदोलनकारियों के साथ हुई जाति के संदर्भ में? जाति तो हम लोगों के साथ भी हुई है, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारी बहन के साथ भी हुई है। पर इन सब के बीच वापस संसद की ओर लौटे तो संसद में आज और एक विधेयक लोकसभा में पारित हो गया बिना किसी चर्चा के। संसद के संदर्भ में परिकल्पना क्या थी? संविधान बनाते समय परिकल्पना यह थी कि जनजीवन से जुड़े हुए विषयों पर संसद में बहस होगी, चर्चा होगी, विमर्श होगा, गुण दोष का विवेचन होगा और उसके आधार पर संसद के द्वारा अपना मूल दायित्व अर्थात कानूनों का निर्माण किया जाएगा। पर एक लंबे समय से परंपरा यह बन गई कि चर्चा के बगैर ही विधेयक पारित होते हैं। तो अगर बगैर चर्चा के ही विधेयक पारित होने हैं तो फिर संसद के सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? संसद सत्र के अंदर चर्चा करने के स्थान पर विपक्ष अब बाहर ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करता हुआ ज्यादा दिखाई देता है। आज भी ऐसे ही घटनाक्रम हुआ। पप्पू यादव पुजारी का वेट रण कर लिए, बाकी विपक्षी सांसद उनके साथ सुर में सुर बना लिए। चंदा चोरी के संदर्भ में प्रदर्शन हो रहा था। कितना जायज कितना नाजायज इस पर बात होनी चाहिए। सत्ता पक्ष ने मानो ठान ही लिया है कि संसद में अगर कोई भी बात होनी है तो हमारे अनुरूप ही होनी है, अगर हमारे अनुरूप बात नहीं होनी है तो फिर बात ही नहीं होनी। तो कुल मिलाकर संसद अब विमर्श के स्थान पर नाटक और झगड़े का स्थान बनता जा रहा है और सब चिंता जो कर रहे हैं वो अपने विशेष अधिकारों की कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र की बुनियाद तो दायित्वों पर आधारित थी कि लोग अपने दायित्व को समझेंगे और दायित्व निभाने के लिए कुछ अधिकार उन्हें मिले हैं, उनका समयानुसार उपयोग करेंगे। पर अब दायित्व बोध कम और अधिकार बोध जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोगों का ज्यादा हो गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी लंबे अरसे के बाद मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के विचारवान प्रवक्ता हैं, समय समय पर आक्रामक भी हो जाती हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं। अनुमा आचार्य जी की पहचान उनकी आक्रामकता में है, चौहान जी की पहचान उनकी व्यंग्यात्मकता में है। वो हमारे साथ हैं कठिन समय में। इनके बीच हमारे साथ दुर्गेश माधव अवस्थी जी हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी हैं। पुलिस परिजन आज सामने आए हैं, इसके संदर्भ में उनके नजरिए को जानने में हमारी दिलचस्पी है। और इन सब के बीच एक तटस्थ और निष्पक्ष बातचीत के लिए राजकुमार सिंह जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनुमा जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के घटनाक्रम से जुड़े हुए कुछ बयानों पर दृष्टि डालें। हमने बार बार कहा कि चर्चा के लिए आप लोग सब इस हाउस में आइए और जनता ने हमको जनता का बात रखने के लिए इस सदन में भेजा है। मैं कांग्रेस के सारा साथियों से भी बार बार गुहार लगाया
कि महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पे आज यहाँ पारित किया गया है लोकसभा के सदन में, लेकिन विपक्ष के साथियों ने किसी ने भी इस बिल के चर्चा में भाग नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मन में राम, कन में राम, जीवन में राम, सांस में राम, मन में शिव, तन में शिव, जीवन में शिव, चरित्र में शिव, चिंतन में शिव, विचार में शिव, ईमानदारी में शिव, शिव ही शिव। राम बस कहना चाहते हैं, राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। गमलों से जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ हो रही है। तो उनके हेड को तो हनुमान जी आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। 2 विषय, एक तो संसद की भूमिका को लेकर, संसद का सत्र चलेगा इस पर अब भरोसा ही नहीं होता। भरोसा इस बात पर रहता है कि कुछ ना कुछ संसद के बाहर प्रदर्शन जरूर होगा। और दूसरा, इस नजरिए के संदर्भ में जिस पे आज पुलिस कर्मियों के परिजन सामने आए कि केवल एक पक्ष के साथ लोग खड़े हो रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष भी देखिए निशाने पर निश्चित रूप से आप लोग ही हैं, मतलब विपक्षी दल। दोनों विषयों पर आपका नजरिया अनुमा जी। नमस्कार आपको, को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। मैं पहले आपका दूसरा वाला जो मुद्दा है उस पर बात करूंगी। फौजी हूं तो पुलिस की वर्दी के साथ मेरा स्वाभाविक थोड़ा लगाव है, और एक चीज के और बारे में बात करूंगी कि हाँ, आज परिवार आए हैं ना सामने, तो इन पर बात हो रही है, पर उन 6 शहीद परिवारों का क्या, जिनके बारे में राजनाथ सिंह ने भरी संसद में लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई शहादत ही नहीं हुई। उनके परिवारों का तो मैंने कभी नहीं देखा कि सरकार ने उनका इस तरह से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई हो। इन शहीदों के नाम चुपचाप जाकर वॉर मेमोरियल में लिख दिए। तो मेरा ये पूछना है कि राजनाथ सिंह के खिलाफ सबसे पहले विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव होना चाहिए, और हम ये करेंगे भी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री होते हुए इतना बड़ा झूठ लोकतंत्र के मंदिर में बोला। अब बात होती है दूसरी, जिसमें पुलिस वाले ये कह रहे हैं, उनके परिवार, वो बिल्कुल अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं, वे असामाजिक तत्व जिनको पुलिस लेकर आई थी, जो वर्दी में नहीं थे, जिन्होंने नेम टैग भी नहीं लगा रखी थी, वो कौन थे? उनके हाथों में कील से लगे हुए डंडे थे, बैटन, उनके पास इलेक्ट्रिक बैटन भी थे। उन्होंने उनका प्रयोग निहत्थे छात्रों पर किया। पुलिस के पास तो हथियार थे ना। अगर पुलिस को किसी ने चोट पहुंचाई है तो वो बीजेपी और विहिप और बजरंग दल के वो गुंडे हो सकते हैं, जो हमेशा की तरह एक पैटर्न की तरह वहां लाए गए होंगे। क्योंकि मुझे याद है उज्जैन में ठीक विधानसभा चुनाव के पहले 2023 में एक राम मंदिर रामनवमी के जुलूस पर यह बताया गया, एक मुसलमान ने पत्थर मारा, उस मुसलमान का पहले घर ढहा दिया गया, और चुनाव जीतने के 3 महीने के बाद यह कहा गया अदालत के जरिए कि उसका कोई रोल ही नहीं था, किसी ने उसे बनाने के लिए सबका इस्तेमाल करती है, वो इन पुलिस परिवारों का इस्तेमाल कर रही है। इस बात का बहुत दुख है। हर चीज को राजनीति में लपेट दिया, हर बात में राजनीति, सिर्फ सत्ता के लिए। कितनी शर्मनाक बात है। पुलिस को 3 बातें कही जाती हैं जब भी किसी क्राउड कंट्रोल करना होता है। पहली चीज, लीथल वेपन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, वाइटल पार्ट्स पर नहीं मारना है। तीसरा, किसी भी जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, कम से कम रिसोर्सेज में काम होना चाहिए। इन तीनों में पुलिस ने क्यों नहीं अपना ध्यान रखा? क्यों दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के बीच में इतना तालमेल का घपला क्यों था? उनकी जनरल डायरी में लिखा गया है रैपिड एक्शन फोर्स की
1:42 पे कि पैलेट गन चलाने के आदेश दिए गए, जबकि जो डीसीपी है दिल्ली पुलिस के उन्होंने कह दिया मैंने तो कहा ही नहीं। तो ये जो किरकिरी हुई पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की, सरकार इतनी घटिया है कि पुलिस के परिवारों को, जिनके लिए भी ये सरकार जिम्मेदार है, अगर चाहती तो आराम से 25 दिन से जो लोग बैठे थे सरकार के नुमाइंदे जाते, बातचीत करते, लेकिन उन्होंने क्या किया, सोनम वांगचुक को वहां से एक फ्री सेफ पैसेज दिया, उनको हटा दिया वहां से। वहां पे जो बेचारे लड़के थे वो लोग बिना चैनलाइज हुए वो आगे बढ़ गए, क्योंकि कॉल सोनम वांगचुक का था, वो गायब हो गए उस जगह से। सब कुछ सरकार का जमाया हुआ ये स्टेज मैनेज्ड कहानियां हैं, जिससे लोग आपस में लड़ मरे, आपस में देश के नागरिक कहें नहीं वो देशद्रोही, वो एंटी नेशनल, वो फलाना। एंटी नेशनल केवल सरकार है, जो पुलिस का भी बेजा उपयोग करती है, रैपिड एक्शन फोर्स का भी, बाद में आईटीबीएफ भी, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स भी ले आती है। सबसे बड़ी एंटी नेशनल इस देश की सरकार है, जो आपस में नागरिकों को लड़ा रही है। अब बात कर जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, नहीं तो आपको कोई सवाल है तो जवाब देती हूँ। नहीं आप अपनी बात को पहले कंटिन्यू करें अनुमा जी। तो संसद का अब जहां तक सवाल है, सरकार की जिम्मेदारी है कि संसद सुचारू रूप से चले। अब उनको जो डिलिमिटेशन का बिल लेकर आना है उसका किसी को ड्राफ्ट नहीं दिया। इसी तरह से आज जो बिल पास हो गया, क्या बिल है भाई, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, सब इससे प्रभावित हैं। पहले हर व्यक्ति कभी भी अपना जन्म और मृत्यु का पंजीयन करा सकता था, उसको अलग अलग लेवल पे जो स्टेट का, उसी प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के जो अथॉरिटीज होती थी वो कर सकते थे। अब आपने क्या कर दिया जी, अगर 2 साल से ज्यादा देर हो जाएगी तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, गांव के लोग जिनके आपने स्कूल तक बंद कर दिए, वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा पूरा टोटल सिस्टम कोलैप्स है हिमांशु जी, ये दिखना पड़ेगा हमको। आज बिना किसी के सहमति के, विपक्ष से चर्चा किए बगैर इस बिल को पास किया। कौन परेशान हो रहा है? वंचित परेशान हो रहे हैं। गांधी नहीं अनुमा जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा भाई, संसद का सत्र तो अपने शेड्यूल के अनुसार चल रहा है। संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनको आपत्ति है वो अपनी आपत्तियों को व्यक्त करेंगे। संसद में चर्चा के लिए विपक्ष तैयार कहां है, खासतौर पर कांग्रेस तैयार कहां है? आप तो हर दिन एक नए एजेंडे के साथ है जिसमें संसद आपको नहीं चलने देना है, और संसद के बाहर तमाशा जरूर करना है अनुमा जी। अब आज पप्पू यादव जो है भगवा वस्त्र पहन के आ गए, चढ़ा हुआ चोरी के लिए नाटक कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक इस देश में विरोध प्रदर्शन के लिए अरसे से हथियार रहे हैं, पर संसद परिसर में ही ये नाटक जरूरी है क्या? बाकी जगह अटेंशन नहीं मिल रहा। संसद में चर्चा करने को लेकर इतना परहेज क्यों? राहुल गांधी उस दिन पूरी तैयारी में रहे कि कैसे वो अपना भाषण छोड़ दें। जब सत्ता पक्ष के लोगों का भाषण होता है तब क्या विपक्ष के लोग हंगामा नहीं करते, टोका टाकी नहीं करते, रोकने की कोशिश नहीं करते? जो राहुल गांधी को यह अपेक्षा थी कि वो जब बोले तो कहीं से कोई आवाज ही नहीं आनी चाहिए। तो थोड़ा बताए ना अनुमा जी, है क्या रणनीति? कुल मिलाकर इस समय ऐसा लगता है कि चर्चा से ज्यादा विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस की दिलचस्पी इस बात में है कि ये साबित कर पाए कि इस सरकार के हाथ अब कुछ रहा नहीं है, इस सरकार के नियंत्रण में तंत्र नहीं है और जन भी इस सरकार के साथ नहीं है। ये एहसास कराने की कोशिश में राहुल गांधी और कांग्रेस है। क्या कहती है अनुमा जी? अभी तो आपके पास थी, आपने कहा अटेंशन नहीं मिल रहा। जी हाँ, 90% अटेंशन उस एक व्यक्ति को मिलता है जो मानसिक रूप से असंतुलित है, नार्सिसिस्ट है। उस व्यक्ति को पूरा 90% अटेंशन मिलता है, मीडिया का भी, प्रिंट का भी। उस दिन राहुल जी ने जब प्रधानमंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, पूरे इंडिया गठबंधन ने किया, तो राहुल जी को पहली बार बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में फ्रंट में जगह मिली 12 सालों के बाद। जब भी कोई इस तरह की चीज होती है तभी तो आप जगह देते हो। अगर आपकी सभ्यता से ही अगर सरकार चला ले तो क्या प्रॉब्लम है? अब एक बात, ये भगवा और ये सब की बात, चंपत राय 80% से ज्यादा वक्त जब पब्लिक अपीयरेंस में आते हैं तो भगवा पहने होते हैं। सारा जो भी पूरा विपक्ष का कटाक्ष था चंपत राय पर था, जिसको सरकार बचा रही है। पहले एसआईटी में नाम था उनका, दूसरे एसआईटी से गायब, उसके बाद लोगों को भाव विहल करते हुए घूम रहे हैं कि भाई मैं तो उसी भगवा, जिस व्यक्ति ने भगवा का इस्तेमाल
के रामलला के मंदिर से चोरी करवाई, जिसके संरक्षण में हुई, उस व्यक्ति के ऊपर पूरा कटाक्ष था। और वही व्यक्ति बार बार, आप देख लीजिए, आप कोई भी फोटो निकालिए चंपत राय का, 2-4 मिलेंगे जो दूसरे कपड़ों में होंगे, सारे भगवा में हैं। तो उस चोर व्यक्ति जिसके रहते हुए ये चोरी हुई, तो ऐसा नहीं मान सकते हम कि आप छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के मगरमच्छ को छोड़ देंगे। तो ये होना स्वाभाविक है, विपक्ष को जगह ना देना। और इसीलिए विपक्ष का संसद के बाहर प्रदर्शन जिससे आप दिखाएं, चाहे अब तो अच्छी बात ये हुई है कि जेनजी ने यह साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी, और जो राहुल जी ने भी कहा है, नरेंद्र मोदी अतीत की वस्तु हैं, अब वो अतीत के हैं, अब वो आपका भविष्य नहीं बना सकते, अब वो मुमकिन है वाली कहानी सब खत्म। ये बात स्थापित होती है कि पिछले दरवाजे के निकल भागे उसे देश का जो युवा पीढ़ी है वो अपना लीडर मानने से इनकार करती है, अपना लीडर मानने से इनकार करती है। राहुल गांधी ने बोला है नरेंद्र मोदी अब अतीत की वस्तु है, तो भविष्य क्या राहुल गांधी है। तो मेरे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान है। क्या वीरेंद्र जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो अब अतीत है, भविष्य नहीं बना सकते, क्या कहते हैं इस दावे पर, हनुमा जी के द्वारा दी गई तमाम दलीलों पर? वीरेंद्र चौहान जी, कुछ ज्ञानवर्धन हुआ आपका या कुछ और हुआ? देखिए, बहुत विनम्रता से एक बात कहूंगा, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वे भारत के वर्तमान और भारत के भविष्य अगर हैं तो वे किसी कांग्रेस पार्टी के कृपा पर नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के जो सिरफिरे नेता हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कहना क्या है, कब क्या कहना है, ऐसे नेता जो हर दिन कुछ भी बोलकर फिर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े होकर माफी मांगते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे किसी अधकचरी सी बातें करने वाले, अज्ञानी से दिखने वाले, अभद्रताओं के शिरोमणि किसी राहुल गांधी के दम पर या उनके कारण से या उनके प्रमाण पत्र के कारण वो भारत का वर्तमान नहीं है, और उन्हीं के कारण, उनके सोचने से वो भारत का भविष्य नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यों, अपने ज्ञान, अपनी जानकारी, अपनी लोकप्रियता, अपनी साधना और राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण के कारण, और इन सब चीजों को क्योंकि वे देश की जनता के मनों में बसा पाए हैं, देश की जनता को लगातार समझा पाए हैं, इस कारण से वो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं और चौथी बार भी बनेंगे। लेकिन ये वो लोग जो एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों चुनाव लगातार हार गए, जिनके नेतृत्व में, जिनको जनता ने उनकी तमाम रुदालियों के बावजूद, तमाम तरह के षड्यंत्रों के बावजूद, तमाम तरह के नोटंकियों के बावजूद, मोहब्बत की दुकान कभी खोलेंगे, कभी सड़कों पर निकलेंगे, कभी सनातन पर हमला करेंगे, किसी एक पक्ष विशेष के वोटों को मुट्ठी में लाने के लिए, कभी जातिवाद फैलाने की देश में कोशिश करेंगे, कभी सांप्रदायिकता का ज्वार लाने की कोशिश करेंगे। इनके तमाम हथकंडों के बावजूद नरेंद्र मोदी जी आज भी देश की जनता और देश के युवा की पहली पसंद हैं। अच्छा वीरेंद्र चौहान जी, एक बार बताओ, बाकी तो आपकी दलील आगे भी सुनेंगे, पर आप इतने एहसान फरामोश कब से हो गए भाई, और अपनी बातों से इतने पलटने वाले कैसे हो गए भाई? आप तो हमारे साथ कार्यक्रम में कई बार बोलते थे राहुल गांधी जी हमारे स्टार प्रचारक हैं, राहुल गांधी जी जब तक हैं तब तक बहुमत हमारा रहेगा, और आज आपने सिरे से उनके योगदान को नकार दिया, पूरे सिरे से खारिज कर दिया। नहीं, हमारे संदर्भ में राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है। अभी तक तो आप हमें यही बताते थे, कितने सालों से बताते आ रहे थे, राहुल गांधी जी तो हमारे सबसे बड़े वेलविशर हैं, राहुल गांधी जी का होना बड़ा जरूरी है। आप तो अपनी बातें बिल्कुल पलट गए। ये आपने बहुत खतरनाक शब्दों का प्रयोग कर लिया। आप जो है, आप कम से कम राहुल गांधी से इतना प्रभावित ना हो मित्रवर हिमांशु जी, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक नहीं है। मैं अपने किसी बयान से आज भी नहीं मुक रहा हूं। आता हूं मैं हनुमा जी, एक बार वीरेंद्र जी से बात पूरी हो जाए आपके पास आऊंगा मैं जी। मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी की अभद्रताएं स्वीकार्य नहीं हैं जी। राहुल गांधी की कृपा से हम नहीं हैं। राहुल गांधी की बदतमीजियों ने
कांग्रेस को गर्त में पहुंचाया है और राहुल गांधी के बगल में खड़ा करके नरेंद्र मोदी को जब देश की जनता देखती है तो समझ में आता है कि कहां नरेंद्र मोदी और कहां ये इटली वालों का नाती, जिसे ना संस्कृति का पता ना संस्कारों का आभास, जिसे अपने ही कुल परंपरा के बारे में कख नहीं पता, कुछ नहीं जानता, उसकी तुलना कहां कैसे नरेंद्र मोदी से हो सकती है। तो बड़ी स्पष्ट सी बात है, इन दोनों में कोई विवाद नहीं। आपने जो कहा मेरे मुंह में ढालकर, मैं उसको स्वीकार करता हूं। हां, राहुल गांधी जी जितना सनातन को गाली देंगे, जितनी अभद्रताएं उनके कुनबे के लोग करेंगे, जितनी उनकी बहनियां वो संसद में खड़ी होकर गोमूत्र की बात करके और वो व्यंग्यात्मक शैली में हंसेंगी, और जितना ये भगवे का, श्री राम का निरादर करेंगे, उतना भारत और सनातन के साथ मजबूती से खड़ा होगा। इस मायने में धन्यवाद राहुल गांधी। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं आपसे। ये बार बार जो आप राहुल गांधी जी के साथ में अभद्रता का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या बोल दिया था भाई भाषण में? उन्होंने किसी से बातचीत करते हुए इडियट और अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल किया। इडियट सामान्य बोलचाल के अंदर काफी लोग प्रयोग करते हैं, अंधभक्त के संदर्भ में बात लगातार होती है। पर आपके एक सम्मानीय सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक ऐसे शख्स के संदर्भ में अय्याश शब्द का इस्तेमाल किया जिसने 10 साल अपनी जिंदगी के इस देश की आजादी के लिए जेल में बिताए। एक ऐसा शख्स जिस पर इस देश की जनता ने 3-3 बार आपसे कहीं ज्यादा जनमत के साथ, बहुमत के साथ अपना भविष्य सौंपा। एक ऐसा शख्स जिसने 17 साल बतौर प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व किया। उनके लिए जिस शब्दावली का उपयोग आपके सम्मानीय सांसद निशिकांत दुबे कर रहे थे, उससे आप अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और अपने आप में आलोकित हो रहे हैं कि कितनी समृद्ध भारतीय परंपरा का प्रदर्शन हमारे सम्मानीय सांसद कर रहे हैं। जी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। विनम्रता से कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रखूंगा। बहुत बढ़िया। जिस शख्स की आपने बात की, जिसके महिमा कह करके बहुत बड़ा पाप कर दिया, जिन्होंने उन्हें अय्याश कहा, वे उसकी डिफेंस में खड़े हैं। वो आज भी कह रहे हैं, मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्हें आप कह रहे हैं कि वो की जनता ने उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया, डॉक्टर हिमांशु, आपके चेहरे पर जो आक्रोश है, उस आक्रोश के को जरा शमित करते हुए मेरी बात को सुनिएगा। ऐतिहासिक तथ्य ये नहीं है क्या जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम पंडित नेहरू कहकर के सम्मान से संबोधित करते हैं, वे पंडित नेहरू जनता के कारण प्रधानमंत्री नहीं बने थे। पंडित नेहरू अंग्रेज की कृपा से मंत्री बने थे और प्रधानमंत्री कहलाना शुरू कर दिया था उन्होंने अपने आप को। पंडित नेहरू पहली बार जब शपथ लेते हैं, वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में मिनिस्टर बने थे, अंग्रेज की कृपा से बने थे। अच्छा, और तो आपकी जानकारी लिए आपके वरेण्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जो है अंग्रेजों की कृपा से उस समय पे मंत्री बने थे। उतना ही लज्जित हो ना आप जितना पंडित नेहरू जी के संदर्भ में शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि अंग्रेजों ने कृपा करके सत्ता कांग्रेस को सौंपी थी, तो इस बात को स्वीकार करिए ना आप। नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान। जब इतिहास के पन्नों को पलटने पर आप आमदा हैं, तो कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी ना। उस सत्ता में आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी बतौर ऊर्जा मंत्री क्या कर रहे थे? मैं कह तो रहा हूं, जब अंग्रेज ने सत्ता सौंपी, कृपा करके नहीं दी थी क्या कांग्रेस को? बताइए, आप इसको कहिए कि ये गलत है। ये गलत नहीं है तो क्या है? एक लंबे समय तक आजादी की लड़ाई लड़कर उस आजादी को हासिल करने वाली पूरी कहानी को आप ऐसे अपमानित कर रहे हो और मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे आप। अगर कृपा थी अंग्रेजों की, तो उस कृपा पात्र में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी शामिल था। इसके लिए कितने गौरवान्वित हैं। मैं कहता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना में अहम अग्रणी भूमिका निभाई, वे पंडित नेहरू जिस मंत्री परिषद के खुद को मुखिया और प्रधानमंत्री कहते थे,
वो उसमें मंत्री थे, इस बात से कौन इनकार कर रहा है। लेकिन क्या इससे यह सत्य बदल जाएगा मित्रवर के पंडित नेहरू जनता के कारण भारत की पहली सरकार के मुखिया नहीं बने थे, अंग्रेज की कृपा से बने थे। और चलिए, और 1951, 57, 62 इसमें पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे वो किसकी कृपा से थे? क्या कह रहे हैं आप? मैं एक आपका प्रश्न नहीं सुना, मुझे दोहराना चाहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल दोहराना चाहूंगा। पहले आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव, तृतीय आम चुनाव, तीनों में पंडित नेहरू बहुमत हासिल कर देश के प्रधानमंत्री बने थे। वो भी अंग्रेजों की कृपा पे ही थे ना, या हमारे पूर्वजों के समर्थन से थे? आप बड़े सुधी संपादक हैं, मेरे तो घनिष्ठ मित्र हैं आप। मुझे ये बताइए कि क्या मैंने ये कहा कि 52 में, 57 में, उसके बाद पंडित नेहरू अंग्रेज की कृपा से बने? लेकिन आप एक ऐतिहासिक नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं कि 3 बार तो चुने गए ना। आपकी दलील जो है, हालांकि वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, वह भी चुने हुई परिषद के साथ में प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही प्रधानमंत्री बने। पर 3-3 आप चुनाव में जिस शख्स को इस देश ने अपना भविष्य सौंपा, हमारे पूर्वजों ने जिस शख्स पर विश्वास किया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में उस शख्स के लिए अय्याश शब्द का उपयोग आपके सम्मानीय सांसद करते हैं। आदरणीय वीरेंद्र सिंह चौहान इसमें कितने गौरवान्वित होते, केवल इतना सा सवाल है। यह हमारा आज का विषय नहीं है पंडित नेहरू, पर आपने जब बात की अभद्रता की, तो जानना चाहता हूं कि आपके पास इतनी ही समृद्ध विरासत है, यही आपकी भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण है, जिसमें इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री के संदर्भ में 10 साल तक जिस व्यक्ति ने कारावास की सजा काटी इस देश की आजादी के संघर्ष में, उसे संबोधित करने के लिए आपके पास डिक्शनरी शब्दकोश में यह शब्द मिला? यह क्या विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? इडियट और अंधभक्त के संदर्भ में अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के संदर्भ में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रहे हैं। इस अय्याश शब्द के संदर्भ में भी क्या आप कोई ऐसी पहल कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? क्या मैं उत्तर दूं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे सांसद ने सदन में जो कहा, भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द प्रयोग किए, वो शब्द कष्ट देते हैं, वो शब्द पीड़ा देते हैं, मैं स्वीकार करता हूं। परंतु मित्रवर हिमांशु जी, उनके बारे में जो लिखा गया, उनके बारे में जो तथ्य उपलब्ध हैं, किताबें लिखी गई हैं, रिकॉर्ड जो चीजें हैं, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं चौहान साहब, आप जैसे विद्वत व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की लगातार पैरवी करने की कोशिश में। आप जिन लोगों का हवाला दे रहे हैं ना, आपको इतिहास के पन्ने पलट कर बताता हूं। जिस जनसंघ का आप हवाला दे रहे हो, उस जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे बलराज बधोक। कभी उनकी आत्मकथा पढ़ लेना। उन्होंने अटल जी के संदर्भ में, जिस हम लोग इसी प्रकार से अपने आदरणीय, अपने पूर्वजों के कपड़े खोलने पर ही आमदा हो जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी को कुछ दे नहीं पाएंगे। पर मैं अब इस विषय से आगे बढ़ना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं चौहान साहब कि संसद जिस तरीके से चल रही है, यह कुल मिला के कितना पीड़ा पहुंचाने वाला है? सत्ता पक्ष के स्तर पर इस संसद को चलाने की पहली जिम्मेदारी है संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू, और वर्तमान केंद्र सरकार इस भूमिका को कितनी ईमानदारी से निभा रही है? थोड़ा इस पर रोशनी दें। बहुत विनम्रता से फिर से कहूंगा कि संसद निर्बाध चले, आबाद चले और वो सारे काम करे जिसके लिए वो बनी है, चुनी गई है। ये पहली जिम्मेदारी निसंदेह सरकार की है। और जब सरकार में जिम्मेदारी की बात है तो संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो, चाहे सदन के नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो, भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी पहली रुचि, हमारा पहला दायित्व जिसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, वो ये है कि ये संसद बढ़िया से चले, विधायी कार्यों को करे। हमने विधायी कार्यों की एक लंबी सूची तैयार की हुई है, जिसे हम इस सत्र में सिरे चढ़ाना चाहते हैं। उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। परंतु सदन चले, विधायी काम करे, चर्चाएं भी करे, बहस भी करे समसामयिक मुद्दों पर, यह एक तरफा हो सकता है क्या? इसके लिए प्रतिपक्ष को भी सदन चलाने के भाव से सदन में आना पड़ेगा। प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के सांसद
वे जब संसद को अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी हताशा, अपने को बार बार नकारे जाने की जो उनके मनों में पीड़ा है, उसे निकालने का केंद्र बनाएंगे, अड्डा बनाएंगे, मंच बनाएंगे, तो भाई साहब हिमांशु जी, आदरणीय संपादक महोदय, सत्ता पक्ष क्या कर लेगा भाई? कितना कर लेगा? हमने संवाद के दरवाजे बंद नहीं किए। हम प्रतिपक्ष को साथ लेकर चलना चाहते हैं, और साथ लेकर चलने का यह मतलब नहीं है कि ये कहें कि प्रधानमंत्री को हटा दो तो हम प्रधानमंत्री को हटा दें, ये कहें कि संसद को आज ना चलाया जाए, सुबह कल शाम को चलाएं तो चले। सदन चलेगा बहुमत के इच्छा के अनुसार और प्रतिपक्ष की के साथ संवाद के साथ। सदन चलाने का अर्थ यह कब से होने लगा कि राहुल गांधी जो कहेंगे, अल्पमत वाले राहुल गांधी, 101 सीटों वाले राहुल गांधी, वो जैसा कहेंगे सदन वैसा चलेगा। वो जैसा चाहेंगे। वीरेंद्र चौहान जी ने कह दिया कि सदन तो वैसे चलेगा जैसा बहुमत चाहेगा। हालांकि अब तक ऐसी बात नहीं कही जाती थी, पर चौहान साहब ने अपना नजरिया दिया। मैं राजकुमार सिंह जी से इस विषय को समझना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले डीएम अवस्थी साहब हमारे साथ में राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं बल्कि प्रशासनिक चर्चा के लिए मौजूद है। आज उन पुलिस वालों के परिजन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश में जनमत जुटाने की कोशिश की है, जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की, उस दौरान वो घायल हुए। अवस्थी साहब, आपसे जानना चाहता हूं, यह बड़ा अपवाद स्वरूप हुआ कि पुलिस वाले घायल हुए। आपसे ये जानना चाहता हूं कि पुलिस वाले घायल किन परिस्थिति में होते हैं और इनके संदर्भ में अपेक्षा क्या रहती है पुलिस वालों की तंत्र के संदर्भ में? थोड़ा रोशनी देंगे। इन पर तो आक्षेप अभी तक इस बात का आ रहा था पुलिस वालों पे कि इन्होंने बड़ा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी थे, उनके साथ अनावश्यक बल प्रयोग किया गया, अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। थोड़ा आप बताएंगे इन स्थितियों में कितना द्वंद्व रहता है पुलिस वाले के लिए? आह्वान हमेशा होता है विधानसभा का घेराव करना है, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना है, और जब प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ते हैं, संसद की ओर बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ते हैं या किसी मंत्री निवास की ओर बढ़ते हैं, तो पुलिस के सम्मुख चुनौती क्या रहती है? अंदर आने दें उन्हें। और अगर रोकें तो केवल हाथ जोड़ने से क्या लोग मान जाते हैं? क्या बिना इन प्रयासों के, जिसमें वाटर कैनन है, अश्रु गैस के गोले हैं, लाठी है, जरूरत पड़ने पे हवाई फायरिंग है, थोड़ा बताएंगे? आपने तो अपनी जिंदगी के 4 दशक पुलिस में गुजार दिए, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है इन प्रदर्शनों को हैंडल करना? देखिए हिमांशु जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कानून व्यवस्था की जब भी स्थितियां निर्मित होती हैं, जैसी कि दिल्ली में हुई थी या आगे भी कभी पहले भी हुई हैं, तो उन परिस्थितियों में हमेशा जो पुलिस की जिम्मेवारी रहती है वो शांति बनाए रखने की होती है। और अमूमन ऐसा होता है कि जो प्रदर्शनकारी होते हैं, उनके जो नेता होते हैं, करता होते हैं, मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज से बात करके ये एक व्यवस्था की जाती है कि यहाँ तक आप आंदोलनकारी, जैसे मान लीजिए संसद की तरफ जा रहे हैं तो इस स्थान से आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस के पास एक ऑप्शन बचता है कि वो गिरफ्तारी कर ले अगर प्रदर्शनकारियों की, या फिर अगर वो बलवा या जो मतलब जो प्रदर्शनकारी हैं वो अगर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित कर रहे हैं या पत्थरबाजी की आशंका या फिर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर वो ब्रेक हो जाएगा, संसद में चले जाएंगे, जैसा कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के इलाकों में हुआ, तो उस स्थिति में बल प्रयोग पुलिस करती है। और बल प्रयोग का सीधे सीधे हर चीज आइडेंटिफाइड है पुलिस एक्ट में भी, और पुलिस के अलावा जो कानून सीआरपीसी और आईपीसी, अब जो नया नाम बदल गए, उनमें लिखा हुआ है कि पहले क्या करेंगे, उनको बोलेंगे, अनाउंस करेंगे। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, जब प्रैक्टिकल स्थिति ऐसी आती है कि एक पैनिक स्थिति आ जाती है, अचानक से भीड़ बढ़ती है और उसके बाद फिर पुलिस को समझ नहीं आता तो टीयर गैस और वो उसके साथ साथ लाठीचार्ज और बल प्रयोग करती है, क्योंकि बलवाई एकदम से जो मॉब मेंटेलिटी होती है उसको कंट्रोल करना। मैं इस परिस्थिति में हमेशा ऐसा होता आया है कि पुलिस के लोग भी घायल होते हैं, और ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, बिना किसी बल प्रयोग के इतनी बड़े जनसमूह को जो एकदम से हाइटेंड इमोशंस होते हैं नहीं रोका जा सकता, ना तो उस दिन रोका जा सकता था। अब ये बात सही है कि दिल्ली में उन्होंने कितना, पैलेट गन की जरूरत नहीं थी, हवाई फायर जैसा आपने कहा कि पहले ये किया जाता, लेकिन वो भी आखिर में अश्रु गैस और डंडे के बल पर ही अभी तक रोकती आई है पुलिस। लेकिन ये मौके पर जो पुलिस अधिकारी
मौजूद होते हैं, और जैसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डीसीपी, ये उनका निर्णय है और आयोग बनते हैं, जांच होती है बाद में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस अगर बल प्रयोग नहीं करती तो और बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती थी, क्योंकि ऐसे बल्बों में असामाजिक तत्व हमेशा घुस आते हैं और फिर वो संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये कितना चुनौतीपूर्ण है। अगर प्रदर्शनकारी कहीं घोषित स्थान पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, अब ये प्रदर्शनकारी अगर संसद में घुस जाते तो पुलिस के संदर्भ में यह सवाल उठता कि पुलिस कर क्या रही थी। अब रोक दिया तो इस आधार पर उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि तुमने डंडा कैसे चला दिया, तुमने लाठी कैसे चला दी, तुमने ऐसा बर्बर व्यवहार क्यों किया, लड़कियों को मार रहे हो। कितना मुश्किल जाता है एक पुलिस वाले के लिए इस स्थिति में। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हिमांशु जी। इसी दिल्ली पुलिस को 84 के राइट्स में ये कहा गया कि वो इनकॉम्पिटेंट थी। उसने जब सिख लोगों का समूह निकला लोगों को, सिखों को मारने, तो कुछ नहीं किया, डंडा भी नहीं चला। और अब जबकि उन्होंने चलाया, तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने डंडा चलाया, ज्यादा चला। ये चैलेंज हमेशा रहता है और ये पुलिस की अब नौकरी का ये पार्ट कहें, उसमें घायल होने की संभावना भी रहती है। बहुत बार मध्य प्रदेश में भी इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसी जगहों पे लाठीचार्ज हुए, पुलिस वाले काफी गंभीर रूप से भी घायल हुए। तो ये परिस्थितियां तो रहेंगी। अच्छा, आप एक विषय बताइए। आपने तो तकरीबन 38 साल नौकरी की पुलिस सेवा में। बहुत कम अधिकारी होते हैं जिन्हें इतना लंबा कार्यकाल मिलता है। थोड़ा सा रोशनी दीजिए कि आपने पहले कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई देखी कि पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज के दौरान लोग घायल हुए, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। आपके जीवन में कभी अवसर आया कि पुलिस वालों के परिजन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो ये बताएं कि भाई हमारे परिवार के साथ में बड़ी ज्यादती हुई, या ये आपके लिए भी पहला अनुभव है जिसमें पुलिस के परिजन आकर ये बता रहे हैं कि हमारे परिवार के जो सदस्य पुलिस में है वो बहुत पिटे? बिल्कुल सही है हिमांशु जी, ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है। और कहीं भी जहां भी पुलिस के बल प्रयोग हुए हैं, अन्य प्रदेशों में भी, अन्य देशों में ऐसा कभी नहीं हुआ। स्पॉन्सर टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बात उनकी सही है कि वो घायल हुए, और पुलिस की नौकरी में ये रिस्क हमेशा बना रहता है कि जब लोग दौड़ते हैं तो मारते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने कभी देखी नहीं। और हम लोगों ने भी इंदौर से लेकर सब जगह ग्वालियर तक लाठी चलाई है, लोग घायल हुए हैं, बल्कि गोलियों से भी कई बार हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस परिवार के द्वारा ये पहली बार मैंने देखा। ये पहली बार ही देखा है। कुल मिलाकर परिदृश्य को समझने की कोशिश है। पर मेरे साथ में अब राजकुमार सिंह जी। राजकुमार सिंह जी, पूरे घटनाक्रम को क्या देख रहे हैं? थोड़ा अचंभे में नहीं आप? आम चुनाव को तो 2 साल ही हुए हैं। अगर सब कुछ ठीक चला तो अगला चुनाव 3 साल बाद होना है। आप महसूस नहीं कर रहे? आपके पास में तकरीबन 4 या 5 दशक का पत्रकारिता अनुभव है। ऐसा चुनाव 2 महीने 3 महीने बाद ही होना है। आपने जो सवाल किया और अवस्थी जी ने जवाब भी दिया, ऐसा पहली बार हुआ है। सच ये है कि देश में हम बहुत कुछ पहली बार होते हुए देख रहे हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले 74 को छोड़ दें, 74 में जेपी होते थे जब संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ, और अन्ना ने जब आंदोलन किया 2011-12 में, अन्ना का भी एक शख्सियत बन चुकी थी, नाम लोग जानते थे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी रामदेव को भी लोग जानते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत अनाम लोगों ने एक कॉल दिया और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। तो यह भी देश में पहली बार हुआ है। अब जो सवाल थे आपके, मैं उस पर आता हूं। मुझे नहीं लगता किसी ने इस बात की आपत्ति की है कि पुलिस ने बल प्रयोग क्यों किया। आपत्ति इस बात पे हुई है पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, पहली बात जी, जिसमें पैलेट गन भी आ जाती है। और जिस तरह के वीडियोज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या मिनिस्ट्री मीडिया पे कि अकेली लड़की कोई है, आप उसको मार रहे हैं। एक कोई इंस्पेक्टर का, शायद इंस्पेक्टर का ही फोटो था, वो एक लड़की के बड़ी मतलब अशिष्टता क्या कहें तो बदतमीजी या मतलब बेहूदी तरीके से डंडा पीछे से कर रहा है। तो आपत्ति उन चीजों पे हुई है। पुलिस टीयर गैस चलाएगी, लाठी चलाएगी, बलपूर्वक रोकेगी, ये तो एक्सपेक्टेड था। तो आपत्ति उस पर नहीं है। जैसा अभी पूर्व डीजीपी कह रहे थे अवस्थी जी, एक एसओपी होती है। अगर आप एसओपी के हिसाब से चलते तो शायद हालात वहां तक नहीं बिगड़ते। लेकिन हो क्या रहा है, और ये ऐसा नहीं कि पिछले 12 साल में हुआ, पिछले कई दशक में देख लें, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अपने मैनुअल से नहीं चलते। जो राजनीतिक आका होते हैं उनकी इच्छा से चलते हैं, और समस्या तब खड़ी होती है
जब आप अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी करने का आवाज होते हैं। पुलिस वाले भी इस देश के नागरिक हैं, हमारे आपके बीच के लोग हैं, उनको चोट लगी, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। लेकिन ऐसा भी पहली बार हुआ मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत हूं तो लोग करेक्ट कर दें, कि किसी इस तरह के प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ, बल प्रयोग हुआ, प्रदर्शनकारी कम घायल हुए, पुलिसकर्मी ज्यादा घायल हो गए, जो आंकड़ा सरकार की तरफ से आया है। प्रदर्शनकारी 60-65 घायल हुए और पुलिसकर्मी उससे 2 गुने घायल हुए। तीसरा सवाल यह है कि अब बताया गया कि उसमें असामाजिक तत्व थे। ऐसा कौन सा धरना प्रदर्शन है जिसमें असामाजिक तत्व नहीं आ जाते, और उनकी पहचान प्रदर्शनकारियों के लिए आसान है करना या पुलिस के लिए आसान है? और ये प्रदर्शन तो ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत संगठन ने किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पार्टी शुरू होती है, डिजिटल कॉल दिया जाता है, लोग पहुंच जाते हैं, भीड़ जुटने लगती है। तो भीड़ तो 18 तारीख से जुट रही थी, 20 को संसद मार्च था। तो पुलिस को ये एहतियात बरतना चाहिए था अपने पुराने अनुभव के मद्देनजर। तो इसमें कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग हुई। अगर सरकार के संदर्भ में कहें तो मेरी 3 मानना स्पष्ट है कि 18 जुलाई तक सरकार ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हमने बड़े प्रदर्शन देखे हैं, हम देख लेंगे क्या हुआ। 18 के बाद 20 तक जब संसद मार्च शुरू हुआ, सरकार कंफ्यूज थी, और जिस तरह प्रदर्शन लाठीचार्ज हुआ उसके बाद सरकार में थोड़ी सी एरोगेंस आई। हर सरकार में आ जाती है, कोई ऐसा नहीं सत्ता की चीज ही, सत्ता का नशा ही ऐसा होता है। और जब उन्होंने तीसरे शहर में जाकर 20 तारीख को बातचीत होगी, ये बातचीत अगर 18 को हो जाती तो हालत वहां तक पहुंचते थे। ये तो पहली बात। दूसरी बात आपने कहा संसद में जो कुछ हो रहा है, संसद का जरा याद करके देखिए। बहुत पहले जाएंगे तो शायद कुछ लोगों को याद करने में दिक्कत हो। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और हर्षद मेहता वाला जो कांड हुआ था सिक्योरिटीज के, तब से याद कर लीजिए, सेशन के सेशन 17 अपोजिशन ने जब जो होता है वो असॉल्ट किए। और अभी वीरेंद्र सिंह चौहान जी कह रहे थे, मेरे तो साथी रहे पुराने पत्रकारिता के, बहुमत से चलता सदन, मुझे लगता है करेक्ट करने की जरूरत है। सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है और उसको चलाने का, व्यवस्था देने का विशेषाधिकार सदन के अध्यक्ष के पास है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तीसरी बात, ये बात सही है कि एक तरफा सदन नहीं चला सकते, लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और सत्ता पक्ष को यह सुनिश्चित करना पड़ता है। वो तब चलता है, अपोजिशन तो हमेशा स्पेस चाहेगा ना आपसे कि आप उसको अपना स्पेस तो दीजिए बात करने का। अल्पमत में है तभी तो सत्ता से बाहर है, आपके पास बहुमत इसलिए आप सत्ता में। तो सहमति से कोई समन्वय बनाकर बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। जो होता है इस नियम में नहीं, इस नियम में बहस करा लेते हैं, इतने घंटे की नहीं इतने घंटे करा लेते हैं, 0 आवर हो जाते थे, क्वेश्चन आवर हो जाते थे, उसके बाद करा लेते हैं। तो ये रास्ता निकलने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ही बनती है, उससे सत्ता पक्ष बच नहीं सकता। चाहे नरसिंह राव का जमाना हो, चाहे मनमोहन सिंह का जमाना हो या अटल जी का जमाना हो, यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी। अब जो आप कह रहे थे कि वो 3 साल दूर है चुनाव या ड्राइव होने के साथ, जो 12 साल में पहली बार हुआ। राजनाथ सिंह का बयान आपको याद हो, पता चला 22 जुलाई के बाद तो जी कि सरकार में इस्तीफा नहीं होते। तो 12 साल में अगर वो सरकार इस्तीफा देने को या लेने को बाध्य हो जाए तो अपोजिशन इस मौके को अपने हाथ से कैसे जाने देगा? ये आंदोलन छात्रों का था, सीजेपी का था, राजनीतिक दलों का कोई ज्यादा योगदान नहीं था। आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत हो सकता है वो मंच वगैरह मैनेज करने में, या बाद में बाकी दल नैतिक समर्थन, राजनीतिक समर्थन देने चले गए, लेकिन ये पूरी तरह से छात्रों का आंदोलन था। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, या सरकार को लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो छात्रों की जीत है। लेकिन सीजेपी तो राजनीति में नहीं है, सीजेपी तो चुनाव लड़ेगी नहीं। तो अन्ना आंदोलन ने जैसा माहौल बनाया, रामदेव ने जो माहौल बनाया, उसका फायदा किसको मिला? अपोजिशन को मिला। तब भी चुनाव में 2.5-3 साल बाकी था। तो कांग्रेस की या अपोजिशन की कोशिश ये है कि अब ये माहौल जो बना है और सरकार 12 साल बाद पहली बार मनोवैज्ञानिक राजनीतिक दबाव में आई है, तो इसको दबाव से निकलने देना नहीं है। तो माहौल का लाभ उठाने की कोशिश में विपक्ष है। राजकुमार सिंह जी का ये आकलन है। क्या कहती है अनुमा जी?
मेहनत किसी और की, फल किसी और को। आंदोलन खड़ा किया छात्रों ने, डिजिटल माध्यम से अस्तित्व में आई पार्टी ने, उनका तो अपना उद्देश्य पूरा हो गया जो उन्होंने कहा था। आप लोगों के लिए बेचैनी का विषय हो गया। ये आंदोलन बीच में खत्म क्यों हो रहा है, जंतर मंतर खाली क्यों हो गया? तो कुल मिला के राहुल जी, कांग्रेस, विपक्ष मिलकर एक खत्म हो चुके आंदोलन को जिंदा बनाए रखने की, जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं अनुमा जी? मेरी पार्टी ने मुझे माफ करना सिखाया है, इसलिए आपके चैनल पर एक बीजेपी आईटी सेल की कहानियां सुनाई गई, लेकिन आपने खारिज की, इसलिए छोड़ रही हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, यौन कुंठित लोग और सच्चाई आनंदू अजी की आत्महत्या है, जो केरल का 23 साल का इंजीनियर था। बीजेपी और आरएसएस यौन कुंठितों की पार्टी है, जिसको ना लड़कों का ख्याल ना लड़कियों का। वे कभी भी किसी आज की पीढ़ी के साथ नहीं हो सकते। अब आपका सवाल, और मैं एक चीज और कह दूं, जो पूर्व डीजीपी साहब हैं उन्होंने बहुत सही कहा, पर सच्चाई यह है कि पुलिस को मानना ही पड़ती है मंत्रियों की बात। हुई वही बता देती है कि सरकार की मंशा क्या थी, और वो लोग जो बिना यूनिफॉर्म के और नेम टैली के बगैर आए थे, वो सब बता देता है सरकार की क्या मंशा थी। और एक चीज और, आपने बलराज मधोक का नाम लिया, तो मैं मानसी सोनी का भी नाम लूं। सनातनी नहीं, जो मां को कंधा देने के बाद जो सनातन की प्रक्रिया है बाल उतरवाने की ना कराए, वो सनातनी नहीं। जो सोमनाथ के मंदिर में जूते लेकर पहुंचे, वो सनातनी नहीं। तो सनातनी भी नहीं है, देशद्रोही हैं। राजनाथ सिंह देशद्रोही हैं, जिन्होंने मेरे 6 शहीदों की शहादत छुपाई। विदेश मंत्री देशद्रोही हैं, क्योंकि उसने मेरी वायुसेना का जो प्लान था वो पहले ही पाकिस्तान को बता दिया कि हम केवल आपके रिहायशी में और सैन्य ठिकानों पे नहीं करेंगे। अब मैं आती हूं संसद पर। देखिए, संसद में सरकार की जिम्मेदारी है चलाने की, लेकिन आपने भी कहा जो निशिकांत दुबे, जिसने अपनी ही चचेरी बहन से शादी कर रखी है, उस व्यक्ति को तो हक भी नहीं है कि वो एक बार भी किसी बात पे कहे। एक बात बताओ अनुमा जी, आप बराबरी से मुकाबला क्यों करना चाह रही हो इस प्रकार की चर्चाओं का? मतलब हम लोगों के पास में देश के वास्तविक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कोई विषय नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं। हम दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछाल कर क्या हासिल कर लेंगे? मेरा आपसे एक बुनियादी सवाल था, आपने मेरे सवाल को छोड़कर सारी बातें कह दी। मैंने जानना चाहा था कि एक आंदोलन जिस पार्टी ने बुलाया था, उसने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया। आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी उस विषय को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरों की मेहनत पर फल हासिल करने की कोशिश आपकी पार्टी और आपका नेता क्यों कर रहा है? इस पर आपके पास कोई दलील नहीं क्या अनुमा जी? मैं बोलती हूँ, देखिए ऐसा है कि पहली चीज कि आंदोलन नीट के पेपर्स लीक होने के बाद कांग्रेस ने शुरू किया था 3 महीने पहले से। 30 मई को मैं खुद भोपाल में एक दिन के लिए थाने में डिटेन की गई थी। हमारे ऊपर वाटर कैनन का प्रहार हुआ था। इसी तरह से दीपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर उनके लगभग कान का पर्दा फट, उनको बचाया एक दूसरे साथी ने, विनोद जाखड़ ने। तो हम पहले से आंदोलन कर रहे थे। अचानक सरकार को समझ में आया कि भाई ये तो पूरा का पूरा कहीं बीजेपी से कांग्रेस की तरफ ना चला जाए, तो फिर एक नई पार्टी का जन्म हुआ अचानक, ऑर्गेनिकली। इसे ऑर्गेनिकली कहते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, कॉकरोच, जो इतना इनसिग्निफिकेंट था लेकिन उसको मेन स्ट्रीम मीडिया उठाता है, और फिर अचानक 20 मिलियन फॉलोअर्स बनते हैं। कौन? यहाँ पे क्या लिखा है? हम सब बुद्धिमान लोग हैं। कैसे? ही अपने पसंद के वोटर्स तो बना लिए, अब पसंद का विपक्ष भी तो बनाएंगे जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो। तो इसीलिए एक अन्ना आता है जिसको लद्दाख के गवर्नर एलजी कहते हैं कि आप जाके अभिजीत दिपके से मिलो। विवश करते हैं मिलने के लिए, अन्ना का ही इंडियन एक्सप्रेस पर यह है। तो इसीलिए उनका कुछ नहीं था, अंत में छात्रों के साथ, और ये वाकई छात्र आंदोलन था। कोई सीजेपी इसमें नहीं थी, कोई सोनम वांगचुक नहीं था, हटा दिए गए थे ये झूठे लोग। लेकिन युवाओं का प्रोटेस्ट असली था, युवाओं की प्रॉब्लम असली थी, उनका पेपर लीक असली था, इसीलिए असली मंत्री का इस्तीफा हुआ। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? उनको ताज पहनाया, मुकुट पहना के अंदर बुलाया। तो आप ये ना कहें कि दूसरे का हमने श्रेय लिया है। हम 3 महीने से मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा था।
शायद तो आपने भी नहीं दिखाया होगा, रायपुर में भी आंदोलन हुआ होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाई नहीं रहा था और आंदोलन हमारा था, बीच में सीजेपी इसलिए पैदा की गई कि सारा का सारा जो नाराजगी है वो उधर चली जाए, जैसे आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी विवेकानंद फाउंडेशन की तरफ से। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, आपके सवाल का मैंने जवाब इसीलिए नहीं देना चाह रही थी क्योंकि ये सब मुझे दिखता है और हम इसके ऊपर बात करते नहीं हैं। हम इसके ऊपर बात करते नहीं। हनुमा जी का मानना है कि सोनम वांगचुक भाजपा के औजार थे, सीजेपी भाजपा की औजार थी, असल आंदोलन तो कांग्रेस का था। ये तो बीच में आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश की गई थी। तो मुझे आखिरी टिप्पणी सम्मान्य वीरेंद्र चौहान जी से, कमाल की रणनीति है वीरेंद्र चौहान जी। हनुमा जी ऐसे बता रहे हैं सीजेपी भी आपकी, वांगचुक भी आपके, उनका अनशन भी धोखा, सच्चा तो केवल कांग्रेस। अनुमा आचार्य जी के नाम के साथ सेना का कोई पदनाम जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उनके उस सम्मान को बरकरार रखना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने सारी अभद्रता की मर्यादाएं पार की हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने एक घटिया घिनौने अंदाज में बात की है, मैं उसके बावजूद उनको माफ करता हूं क्योंकि वे कहीं ना कहीं कभी ना कभी सेना में रही हैं। उनका नाम जो सामने मुझे दिखाई दे रहा है उससे दिखाई देता है। लेकिन अनुमा जी, आपके और कांग्रेस के माथे पर, राहुल गांधी के माथे पर क्या लिखा है ये देश पढ़ पा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। आपके माथे पर वही लिखा है जो देश को दिख रहा है और देश ने आपको और आपकी पार्टी को जहां रखा हुआ है। मैं आपको यह याद कराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि स्वयं पैदा अंग्रेज की साजिश में से हुई, अंग्रेज ने एक साजिश के तहत 1885 में एक सेफ्टी वॉल बनाया, फिर अंग्रेज इनके एक के बाद आधा दर्जन अध्यक्ष रहे। तो जो खुद अंग्रेज की साजिश के में से पैदा हुए लोग हों, उनको सारी दुनिया ऐसी लगती है कि उन्हें सारी दुनिया ही साजिश के तहत लगती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल मिलाकर देश की जनता तो इन दो पार्टियों के बीच में अपना भविष्य देखती है। अगर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को साजिश के तहत लिप्त बताएगी तो देश की जनता उम्मीद कहां करेगी? हमारी चिंता इन पार्टियों के भविष्य को लेकर नहीं, देश के भविष्य को लेकर है। देश उम्मीद के साथ संसद में अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। देश की उम्मीद है कि वो सांसद सदन में बैठकर इस देश और इस देश के लोगों की बेहतरी के संदर्भ में विमर्श करेंगे, विमर्श के साथ योजनाएं तैयार करेंगे, योजनाओं के साथ कानून तैयार करेंगे। उन योजना और कानूनों के माध्यम से यह देश और इस देश के लोगों का जीवन बेहतर होगा। संसद इस दायित्व का निर्वहन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। यह हम सबके लिए परेशानी और पीड़ा की बात है। मैं सत्ता में रहना ही अगर राजनीतिक दलों का उद्देश्य रहा तो देश और देश के लोगों के विषय में सोचेगा कौन? ये सवाल हमारे सामने पड़ा है। इस सवाल का उत्तर भी शायद अब संसद और संसद में बैठे हुए लोगों ने से नहीं बल्कि देश की जनता के माध्यम से ही निकल कर आएगा। हमें उस उत्तर का इंतजार रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सदा प्रणाम।